कल हम लोगों ने रेखाओं के विभिन्न रूप पढ़ लिए, जैसे एक्स अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हुए। फिर मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हुआ। उसके बाद रेखा का प्रवणता और अंतःखंड रूप भी हुआ। प्रवणता अंतःखंड रूप के बाद आया एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसमें हमने बताया प्रवणता किसी न किसी रूप में दी रहती है। उसके बाद हम लोगों ने लगाया दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, और फिर रेखा का लंब रूप समीकरण भी लगाया। सारे जितने भी समीकरण थे, अगर एक साथ सबको देखा जाए एक तरीके से, तो सभी समीकरण जो हमारे थे वो ax धन by धन c रूप के थे, और इस रूप को हम क्या कह देते हैं? व्यापक रूप। तो लिखो रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण x तथा y में एक घातीय समीकरण, x तथा y में एक घातीय समीकरण को सरल रेखा का समीकरण या रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना, बीजगणित की भाषा में बात करें तो रेखीय समीकरण बोलते हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति की भाषा में बात करें तो रेखा का समीकरण। दोनों बातें एक ही हैं। वहां बीजगणित में बात हो रही है, यहाँ आकृति के रूप में बात हो रही है। तो सरल रेखा का समीकरण या रेखीय समीकरण कहते हैं। अर्थात ax धन by धन c बराबर 0 सरल रेखा का व्यापक समीकरण है। ठीक बेटा, अब इसमें ये बेटा क्या लिखा है? इसका मतलब हमारी जितनी प्रकार की रेखाएं हैं वो इसी के ऊपर निर्भर कर रही है ना, इसी एबीसी के मान के ऊपर निर्भर कर रही हैं। ये मान परिवर्तनशील है, जबकि है अचर राशि। एबीसी राशि कैसी है? अचर है। चर यहाँ कौन है? एक्स और वाई है। लेकिन यह अचर राशि भी जो अपना काम कर रही है चर राशि जैसा कर रही है, क्योंकि इसका मान भी बदलने पर विभिन्न प्रकार की रेखाएं हम पाते जाएंगे। तो ऐसी अचर राशि जो चर राशि जैसा काम करे उसे हम स्वेच्छाचर कहते हैं। तो लिखो, जहां जहां a कामा b कामा c स्वेच्छ, अंग्रेजी में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, स्वेच्छ अचर हैं, है तो अचर राशियां, लेकिन हम अपनी इच्छा अनुसार उसे बदल सकते हैं, यानी परिवर्तनशील है वो, है ना। तो उन्हें अंग्रेजी में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और हिंदी में स्वेच्छ अचर बोला जाता है। ठीक बेटा, वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट, लेकिन इनका काम क्या है? काम वेरिएबल जैसा ही है ना। तो ये स्वेच्छ अचर है। तो अब इनके मानों पर विभिन्न प्रकार की रेखाएं, जितनी भी हमने रेखाएं पढ़ी, वो जितनी भी रेखाएं वो इसी प्रकार की है। तो हमने कहा एक्स और वाई में ये कहा, तो लिख देते हैं कि पहले पढ़ी जितनी भी रेखाएं हैं, समझ लिखने की जरूरत नहीं है, समस्त रेखाएं इसी रूप की हैं। अब इसका रूपांतरण विभिन्न में लिया है। तो लिखो, व्यापक समीकरण से विभिन्न प्रकार के रेखा के समीकरण में रूपांतरण, रेखा के समीकरण से विभिन्न प्रकार के रेखाओं के समीकरण में रूपांतरण। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, हमने बोल दिया।
शुरुआत किया जाए। सबसे पहले लिखा जाए सरल रेखा का व्यापक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0। नंबर एक सबसे पहली रेखा बेटा हम लोगों ने कौन सी निकाली थी? सबसे पहले नंबर एक एक्स अक्ष का समीकरण। नंबर एक पे हम लोगों ने एक्स अक्ष का समीकरण निकाला था, तो यहां से लिख रहे हैं नंबर एक हमारा यही था ना, एक्स अक्ष का समीकरण यही था नंबर एक। यदि एक में, एक कौन है? समीकरण एक में a बराबर 0 c बराबर 0 तो by बराबर या y बराबर जो x अक्ष का समीकरण है। क्यों बेटा सही है? यानी एक में हमने a0 रखा और c0 रखा, ऐसी स्थिति में हमें समीकरण किसका मिल गया? तो लिखते हैं अतः व्यापक समीकरण से x अक्ष का समीकरण प्राप्त करने के लिए, अतः व्यापक समीकरण एक से x अक्ष का समीकरण प्राप्त करने के लिए ए किसका गुणांक था? x का गुणांक, x का गुणांक बराबर 0 या a बराबर 0 और c क्या था? अचर पद था, तथा अचर पद बराबर 0 या c बराबर 0। अब हमसे प्रश्न पूछेगा, हम तुरंत जवाब दे देंगे, क्योंकि उसी हिस्से में कुछ ऐसा लिखे होगा, हमका ये 0 होगा और 0 कहते ही मान हमारा आ जाएगा, है ना? नंबर दो है y अक्ष का समीकरण। ठीक बेटा ना? तो हम इसे मिटाते चलेंगे। यदि एक में b बराबर 0 और c बराबर 0 तो a x बराबर बेटा या x बराबर जो किसका समीकरण है? जो y अक्ष का समीकरण है। अतः व्यापक समीकरण एक से y अक्ष का समीकरण प्राप्त करने के लिए, ये बोलो बेटा ये b क्या चीज है? y का गुणांक। ठीक है, हो गया y का गुणांक बराबर 0 या यहां क्या कह दिया? b बराबर 0 तथा अचर पद बराबर 0। ठीक बेटा, तथा अचर पद बराबर 0। ठीक बेटा, x अक्ष का समीकरण हो गया, y अक्ष का समीकरण हो गया। फिर अगला समीकरण समांतर रेखा में भी पहला कौन सा? x अक्ष। ठीक बेटा ना? तो अब अगला हमारा समांतर रेखाएं थी, तो समांतर में पहला था x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो नंबर 3 में हमारा आया x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अगला ये है बेटा ना? अब बात इसके लिए हो रही है, x अक्ष का के समांतर रेखा का समीकरण के लिए। x अक्ष के समांतर जो रेखा थी उसका समीकरण बेटा क्या था?
y बराबर 0 y बराबर 0 y बराबर y बराबर एक y बराबर 1। अर्थात उसी क्या कह सकते थे और दूसरी भाषा में अचर राशि है ना, क्या लिखवाए है ना, y बराबर अचर राशि। अचर राशि कुछ भी हो सकती है, धन भी हो सकती है और ऋण भी हो सकती है। तो हमने y बराबर अचर राशि कहा था, तो दिमाग में चल रहा है y बराबर अचर राशि, उसी को ध्यान रखते हुए यहां बोलने वाले हम लोग। तो अब देखना, यदि एक में a बराबर 0, देखो केवल किसे 0 बोला, केवल एक को 0 बोला, तो by धन c बराबर क्यों बेटा, या y बराबर -c अपान, सही ना, y बराबर अचर राशि आ गया कि नहीं आ गया, आ गया अचर राशि, लिख दिया अचर राशि। y बराबर अचर राशि आ गया बेटा ना। जैसे ही हमने किसे 0 बोला, a को, और a को 0 बोलते ही y बराबर अचर राशि आ गई। इसका मतलब ये रेखा इस समय क्या है, x अक्ष के जो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। अतः व्यापक समीकरण 1 से x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण के लिए अतः व्यापक समीकरण 1 से x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण के लिए और 0 है बेटा, x का गुणांक बराबर 0, या यही क्या था, तो केवल x का गुणांक 0 बोलते ही y अक्ष के समांतर आ गया, लेकिन अचर पद भी 0 बोल दें तो y अक्ष का समीकरण आता है। और यहाँ x का किसका गुणांक 0 बोले थे बेटा, x का गुणांक 0 बोलते ही x अक्ष के समांतर आ गया। गुणांक बोले 0 x का, और समांतर किसके आया, x के ही आया। अब अगला नंबर 4 बेटा ना, नंबर 4 y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, इसके लिए बात हो रही है। अब किसको 0 लिया जाए बेटा, उसमें पहले दिमाग में करवा लो y, तो यानी में b बराबर 0, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ax धन c बराबर 0, या x बराबर -c बटे a, जो कि अचर राशि है। और x बराबर अचर राशि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है। धन है तो वो धन दिशा में है, और ऋण है तो क्लियर बेटा ना। तो यहां से हम लोग आए जो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है, हमारा पहले से लिखा था। अतः व्यापक समीकरण 1 से y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण के लिए इसका गुणांक 0 बेटा, y का गुणांक बराबर 0, या उसी को हमने कहा b बराबर 0। यानी शुद्ध भाषा में तो ये दिमाग रहेगा, यहां उसका नाम ये है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ नहीं होगा, ये गुणांक गुणांक ही होगा, है ना। तो 4 हो गए समांतर रेखाएं। अगली रेखा कौन सी थी बेटा हमारी, मूल बिंदु से जाने वाली, वही थी ना, मूल बिंदु से जाने वाली। तो नोट हो गया ना, नोट कर लो जल्दी।
अगली है नंबर 5। नंबर 5, तो अगला हमारा अगली रेखा है मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। ठीक बेटा, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। मानक रूप उसका क्या था बेटा? y बराबर mx। y बराबर mx, बस इतना ही था ना। जी सर। मानक रूप था y बराबर mx, यानी इसमें x तो था, जी सर। y भी पद था, कौन पद नहीं था? अचर राशि वाला पद नहीं था। यही इतनी पहचान है ना। तो यहां से हम लोग आए व्यापक समीकरण एक से कामा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के लिए अचर पद c बराबर अचर पद बराबर 0 जी सर। या c बराबर 0। तो दिखा देते हैं। कह तो दिया हमने, c 0 होगा तो हो जाएगी, क्योंकि पहचान भी लिया है ना। अर्थात ax धन by बराबर क्यों बेटा ये दोनों ना, या by बराबर माइनस या y बराबर माइनस a/bx, या उसे हमने कहा y बराबर mx। यहां एक रिजल्ट और मिलने जा रहा है। m क्या है? प्रवणता है। जहां m रेखा की प्रवणता है ना, जो m बराबर, ये माइनस निशान तो सामने पहले लगा लो। a क्या है? x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। अब आज के बाद बेटा याद कर लो, दुनिया की कोई भी सरल रेखा है तो होगी तो एक धन b धन c ही होगी। ऐसा तो है नहीं तो बदल जाएगी। अगर वो सरल रेखा है तो x और y में एक घातीय समीकरण ही है, और अगर ऐसा है तो पहले सबको एक तरफ लेके चले आओ, एक धन b धन c रूप में बना के बराबर 0, और तब बोलो माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, तुम्हें क्या मिल जाएगी? प्रवणता मिल जाएगी। तो यहीं से एक प्रवणता का भी फार्मूला निकल आया कि माइनस a बटे b, देखो ठीक है ना। और नीचे लिख दो जो सरल रेखा का मूल बिंदु से जाने वाला समीकरण है। आगे इसका मतलब मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के लिए क्या होना चाहिए? अचर राशि 0। अब हमेशा याद रहेगा बेटा, जैसे लिखा तुरंत पहचान जाएंगे तो मूल बिंदु वाली रेखा है ना। और उसमें y का जो गुणांक है वो हमारा प्रवणता है। ये भी हो गया। अब अगली रेखा थी बिंदु नहीं प्रवणता और अंतःखंड रूप, y बराबर mx प्लस c थी, ठीक बेटा ना। y बराबर mx प्लस c, उसको ले लेते हैं। तो लिख दो रेखा का प्रवणता अंतःखंड रूप में रूपांतरण। इसका किस रूपांतरण होना है? जो हमारी व्यापक समीकरण है, तो रेखा का प्रवणता अंतःखंड रूप में रूपांतरण। तो अब चलते हैं, बोल दिए तो रूपांतरण में आए तो हमने कहा 1 से, ये नंबर 1 था बेटा ना, 1 से, तो तुमने 1 से ax धन by धन c बराबर क्या कर दिया बेटा? 0 कह दिया। अब यहां से हमने by बराबर किया तो माइनस ax माइनस c बन गया बेटा, और y बराबर बोला जैसे ही तो माइनस a बटे bx माइनस c बटे b, और इसी को हम याद करके कह सकते हैं mx, और इसे बोल दिया बड़ा सा c, नाम बदल दिया है तो अचर राशि ही ना। वो अचर राशि माइनस भी हो सकती है। अभी हमने ये माइनस में है तो प्लस बना देगी इसे ना, या ये माइनस इसे प्लस बना देगी। इसका मतलब कुल मिलाकर अचर राशि है, हमने ऐसे लिख दिया।
है बेटा प्रवणता अंतःखंड रूप? जी सर। तो इसका रूपांतरण बड़े आराम से हो जाएगा जी सर। कि हम कैसे इसे रूपांतरित करेंगे। यानी तुरंत तुम्हें बदलने का तरीका भी मालूम हो गया कि पक्षांतर करो और जैसे ही ऐसा बनेगा x का गुणांक क्या है, यहाँ रेखा की प्रवणता है, यानी कि जहां m रेखा की प्रवणता है। और फिर ये फार्मूला आ गया ऋण x का गुणांक बटे y का गुणांक, यहां भी आ रहा है। ठीक बेटा, आवश्यकता खूब पड़ती है आपस में रूपांतरण की कि कभी कभी कौन सा आसान लग रहा है उसके हिसाब से प्रवणता निकालना हो तो नहीं करना पड़ा, तुरंत प्रवणता यहाँ आ गई गुणांक देख करके, है ना। अगला बेटा, रेखा का अंतःखंड रूप में रूपांतरण। ठीक बेटा ना, व्यापक समीकरण का अंतःखंड रूप में रूपांतरण, यानी ये भी कहा जा सकता है। तो चलो फिर पहुंच गए हम लोग, ये नोट हो गया बेटा। अगला है हमारा है 1 से ax धन by धन c बराबर 0। सभी लोग सामने थे? जी सर। अब यहां से आए ax धन by बराबर कितना होगा बेटा, ऋण c हो गया। सही। अब हम दोनों पक्षों को ऋण c से भाग देते हैं, दोनों पक्षों को ऋण c से भाग देने पर ये भी दे दिया गया, तो ये बन गया ax बटे ऋण c धन by बटे ऋण c बराबर 1 बन गया बेटा। क्यों? जी सर। फिर क्या करके आए, अभी भी रूप बना नहीं है, x बटे ऋण c बटे a लिख सकते हैं कि नहीं इसे बेटा, ऐसे धन y बटे ऋण c बटे d से बोल सकते हैं। जी सर। और बराबर कितना है, 1। ये भी सही है। और या करके इसे हम लोग लेते हैं x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। क्यों, ये भी तो बोल सकते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b का नाम बदल दिए, है तो आखिरी अचर राशि ही। जी सर। धन ऋण तो बाद में पता चलेगा जब संख्या आएगी, अभी तो हम लोग सिंबॉलिक रूप में ले रहे हैं ना, इसलिए ऋण लग रहा है। हो सकता धन आ जाए, हो सकता है ये धन ये ऋण आ जाए, दोनों धन आ जाए, दोनों ऋण आ जाए, जैसा कि इसमें दोनों ऋण दिख रहा है। तो ये तो निर्भर करेगा प्रश्न के ऊपर, और उसी के आधार पर हम लोग यहाँ देख के बताते हैं। अगर ये दोनों धनात्मक हैं तो अक्ष की धनात्मक दिशा से a और b अंतःखंड हो गया y अक्ष धन, बीच में धन और यहाँ एक हमेशा रहेगा, ये तुम्हें मालूम ही है। अब यहाँ ऋण हो यहाँ धन हो, यानी y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में b अंतःखंड और धनात्मक में x अक्ष की a, दोनों ऋण हो तो तीसरे चतुर्थांश का मामला हो गया x अक्ष की ऋणात्मक y। ये निर्भर करेगा कि कैसा वो समीकरण है उसके आधार पर, और तुम देखा है रूपांतरण हो गया। तो जितने प्रकार की रेखाएं थी और लंब रूप का कल हम लोग कर चुके थे, तो ये रूपांतरण है जो प्रश्नों में पूछा जाता है।